Hello everyone, welcome back to my channel and today we will be discuss about class 7 geography lesson 7 human environment settlement transport and communication. So in this chapter we will discuss about settlement transport and communication. So let's start. तो सबसे पहले आपको इसमें ये बता रखा है कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो पहले के ह्यूमन बींग्स होते थे वो किसके ऊपर डिपेंड रहते थे, नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे। जो फूड उन्हें नेचर से मिलता था वो वही खाते थे, जो क्लोथ उन्हें नेचर से मिलता था वो वही पहनते थे और शेल्टर भी नेचर से ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पीपल ने सीखा कि किस तरीके से फूड को ग्रो करना है, किस तरीके से होम्स को बिल्ड करना है एंड हाउ टू डेवलप अ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने क्या करी, नई चीज़ें सीखी और अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। तो बस यहाँ पर यही बताया गया है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेटलमेंट्स की। सेटलमेंट्स क्या होती है? तो सेटलमेंट्स वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर पीपल अपने घर बनाते हैं और रहते हैं। तो सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स वो प्लेसेस होती हैं वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। ओके, नाउ है जो पहले के ह्यूमन बींग्स होते थे वो किसके पे ऊपर रहते थे? ट्रीज और केव्स में रहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले के जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो वो ट्रीज और केव्स पे ही रहते थे। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है कि जब उन्होंने सीखा कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, तो उन्होंने जब क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो उनके लिए एक नेसेसरी हो गया कि एक परमानेंट होम होना नेसेसरी हो गया। क्यों हुआ नेसेसरी? क्योंकि अगर उनके पास परमानेंट होम नहीं है तो क्या होगा, उनके जो क्रॉप्स हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स डिस्ट्रॉय कर देगी, उन्हें खा जाएगी। सो क्या होगा, तो एक परमानेंट सेटलमेंट होना लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। सो यहाँ पर यही बता रखा है। उसके बाद यहाँ बता रखा है कि सबसे पहले सेटलमेंट्स कहाँ ग्रो होना शुरू हुई। जो सेटलमेंट्स है वो पहले रिवर वैलीज़ के आसपास होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। वाटर अवेलेबल होगा तो वहाँ की लैंड फर्टाइल होगी, वहाँ की लैंड फर्टाइल होगी तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर बस यही बता रखा है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड हुई, कॉमर्स हुई, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स लार्जर बन गई। ठीक है, सेटलमेंट्स फ्लरिश हुई और सिविलाइजेशंस भी क्या है, रिवर वैलीज़ के पास डेवलप होना शुरू हो गई। सो यहाँ पर बस क्या बता रखा है कि पहले के ह्यूमन बींग्स नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने सीखा कि किस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करना है और ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी। और हमने एक टर्म सीखा, क्या है? सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट वो प्लेसेस है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं और फिर रहते हैं। बस आपको इसमें यही इंपॉर्टेंट है जो कि करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखा है साइट की। साइट क्या होती है? साइट वो प्लेस होती है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो कोई भी मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप होती है वो होती है उसकी साइट। आप सेटलमेंट और साइट में कंफ्यूज मत होना। देखो क्यों? क्योंकि जो हमारी सेटलमेंट्स होती है वो तो वो प्लेसेस होती है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन साइट वो होती है जिस प्लेस पे वो घर बनाया गया है, वो उसको डेवलप करवाया गया है, उस सेटलमेंट को डेवलप बनाया गया है, कराया गया है, वो होगी उसकी साइट। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है कि जहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल होगा, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ सूटेबल लैंड होगी और जहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी, यही सारी चीज़ें को आइडल माना जाता है साइट के लिए। ठीक है, सो ये हो गया। हमने देखा था कि सेटलमेंट्स क्या है, जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं और फिर रहते हैं। लेकिन जो हमारे सेटलमेंट्स हैं वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। टेम्पररी सेटलमेंट्स क्या होते हैं? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सेटलमेंट जो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड हो वो होगी टेम्पररी सेटलमेंट्स। वो कौन कौन सी हो सकती है? डीप फॉरेस्ट, हॉट कोल्ड डेजर्ट्स, माउंटेन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? टेम्पररी सेटलमेंट्स में आती है। जो लोग टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं और ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। तो टेम्पररी सेटलमेंट्स क्या होती है? जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड करी जाती है। ठीक है, और जो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो लोग हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो क्या होता है मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। देखो, जैसे कि मेरे पास ये एक लैंड है और एक ये लैंड है। सपोज कर लो मेरे पास एक ये लैंड है और एक ये लैंड है। तो ये वाली लैंड पर पहले मैंने क्रॉप को ग्रो करी, क्रॉप लिख देती हूँ, इस वाली लैंड पर मैंने क्रॉप को ग्रो करी। अब क्या हुआ होगा, जब मैंने इस लैंड पर क्रॉप को ग्रो करी तो अब जब यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो हो जाएगी तो मैं इस लैंड को क्या कर दूँगी? बर्न कर दूँगी, जला दूँगी, पूरी लैंड को बर्न कर दूँगी। फिर
जब वो बर्न हो जाएगी फिर मैं वापस से उस पर क्रॉप उगाऊंगी, फिर उसे वापस बर्न कर दूंगी, फिर उस पर वापस से क्रॉप उगाऊंगी, फिर वापस से उसे बर्न कर दूंगी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मेरी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब और अब इस पर क्रॉप्स नहीं उग सकती, फिर क्या करेगा, फिर वो जो लोग हैं वो दूसरे लैंड पे चले जाएंगे और वहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। वहाँ पर भी क्रॉप उगाएंगे, फिर उसे जला देंगे, फिर क्रॉप उगाएंगे, फिर जला देंगे। ऐसे करते करते वहाँ की लैंड की भी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जिस लैंड पे उन्होंने पहले ये प्रैक्टिस करी थी वो लोग वापस से उसी लैंड पे चले जाएंगे और वहाँ पर यही सेम प्रोसेस करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे, क्योंकि यही तो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, मैंने कहा कि इसकी फर्टिलिटी तो ख़त्म हो गई थी, देखो आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद उस लैंड की फर्टिलिटी वापस से आ जाती है और फिर वो लोग वापस से क्या करते हैं, उस लैंड पर आके यही सेम प्रोसेस को करते रहते हैं। सो ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया सेटलमेंट्स कितने टाइप्स की हो सकती है, परमानेंट, टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होती है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑक्यूपाइड कर जाती है। However, more and more settlement today are permanent settlement। आजकल के जब सेटलमेंट्स देखोगे वो परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं। ये जो सेटलमेंट्स होती हैं ये कैसे सेटलमेंट्स होती हैं, इस सेटलमेंट्स में पीपल अपना खुद का घर बनाते हैं और फिर रहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या है, लोग खुद का घर बनाते हैं और फिर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रखा है ट्रांसह्यूमेंस क्या है। ट्रांसह्यूमेंस कौन करता है, जो लोग टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते थे, हमने पढ़ा था ना। तो ट्रांसह्यूमेंस क्या होती है, एक सीजनल मूवमेंट होती है। जो लोग एनिमल्स को रियर करते हैं, जो लोग एनिमल्स को पालते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को सीज़न टू सीज़न मूवमेंट करवाते हैं और उन्हें चराते हैं। तो ट्रांसह्यूमेंस एक कैसी मूवमेंट है, ट्रांसह्यूमेंस एक सीजनल मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रखी है एक स्टोरी जो कि इस चैप्टर वाइज में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बता रखा, मैं आपको ना एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आपको इसमें पढ़ना है कि सेटलमेंट की डिफ़ाइन क्या है, वो परमानेंट और टेम्पररी हो सकती है। क्या है वो आपको नाम से ही पता चल रहा है। अब जो हमारी सेटलमेंट है वो रूरल भी हो सकती है और अर्बन भी हो सकती है। जो रूरल सेटलमेंट्स होती है ना, रूरल सेटलमेंट्स वो विलेजेस में होती है। जो लोग रूरल सेटलमेंट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग करती हैं। अब जो हमारी रूरल सेटलमेंट है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और स्कैटर्ड भी हो सकती है। मैं आपको समझाती हूँ। इन पिक्चर्स में देखो, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इन घरों को चिपका कर बनाए जा रहे हैं। सो जिस सेटलमेंट में घरों को चिपका कर बनाए जाते हैं वो होती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सिटीज़ में देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर अगर आप स्कैटर्ड सेटलमेंट को देखोगे, यहाँ पर क्या है, लोग ने क्या बनाया रखा है, दूर दूर को घर स्कैटरली बनाए गए हैं, दूर दूर घर बनाए गए हैं, स्कैटर्ड करके घर बनाए गए हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ होती है, हिली एरियाज़ में होती है। सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में हाउसेस को चिपका कर बनाए जाते हैं और स्कैटर सेटलमेंट में फैला कर बनाए जाते हैं। सो यही डिफरेंस है, क्या है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और क्या है स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो यहाँ पर भी यही बता रखा है कि रूरल सेटलमेंट में कॉम्पैक्ट हो सकती है और स्कैटर्ड हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो आप पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया है ना वो भी यही इस ही पैराग्राफ में बता रखा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि इन रूरल एरियाज़ में पीपल क्या करते हैं, हाउस को बिल्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट के सूट। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउस टू सूट देयर एनवायरनमेंट। पीपल देखते हैं कि पहले वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और फिर क्या करते हैं, अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं। कैसे, देखो, इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जिन रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश होती है, जिन जिन एरियाज़ में बहुत तेज़ से बारिश होती है, वहाँ के जो घर होते हैं वो स्लैंट रूफ्स के बनाए जाते हैं। इस तरीके के, जैसे ये घर है और ये हाउस है और इसकी जो रूफ़ है वो स्लैंट करके बनाई जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि जो पानी है वो उनकी छत पर भर ना जाए। तो जो भी पानी आएगा, हैवी रेनफॉल होगी तो सारा पानी क्या है, नीचे चले जाएगा। तो जिन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ्स को बनाए जाते हैं, या जिन रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ्स के हाउसेस बनाए जाते हैं। उसके बाद है सेकंड है कि जिन प्लेसेस में या जिन एरियाज़ में जो बारिश का पानी है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाता है, वहाँ के जो घर बनाए जाते हैं वो रेज प्लेटफॉर्म में बनाए जाते हैं या स्टिल्ट में बनाए जाते हैं। ये देखो, ये है हाउसेस ऑन स्टिल्ट। ये देखो, रेज प्लेटफॉर्म में बनाए गए हैं ये हाउसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर बनाए जाते हैं स्टिल्ट के घर, स्टिल्ट के हाउसेस। उसके बाद है
Thick mud walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. जिन एरियाज़ में हॉट क्लाइमेट होता है, जिन एरियाज़ का टेम्परेचर बहुत ही हॉट होता है, वहाँ पर थिक मड वॉल्ड की हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है. जो लोकल मटेरियल्स है जैसे स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉज, यही जो मटेरियल्स है हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करवाने में लगते हैं. वो तो आपको पता है कौन कौन से लगते हैं, हाउसेस किस किस से बनते हैं. सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह हो गया, इन सब से. उसके बाद आता है, ये तो आपको पता ही है कि जो टाउन्स होते हैं वो स्मॉल होती हैं और जो सिटीज़ होती हैं वो लार्जर होती हैं. सिटीज़ में क्या होती है, अर्बन सेटलमेंट्स होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था. जो विलेजेस होती हैं वहाँ पर रूरल सेटलमेंट्स होती हैं, लेकिन सिटीज़ में अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं. अर्बन सेटलमेंट्स में लोग ये सब करते हैं, ट्रेडिंग सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, जबकि हमने रूरल सेटलमेंट में क्या देखा था, वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, है ना. उसके बाद है, क्या आप कुछ विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ के नाम बता सकते हो आपके स्टेटमेंट, तो ये आप बता देना. उसके बाद ये हो गया कि जो पीपल है वो अपने एनवायरनमेंट को देखकर फिर क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं. जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पर स्लैंट के घर बनाए जाएंगे. जिन प्लेसेस में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर स्टिल्ट के हाउस बनाए जाएंगे. और जहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट होगा उन एरियाज में थिक वॉल्ड हाउसेस बनाए जाएंगे. और ये तो मैंने आपको बताया गया कि अर्बन सेटलमेंट्स कहाँ होती है, सिटीज़ में होती है. तो हमने पूरा सेटलमेंट का पार्ट अच्छे से पढ़ लिया. जो नेक्स्ट आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में. तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है जिससे जो लोग हैं, पीपल हैं, और जो गुड्स उनके सामान क्या है, मूव करते हैं. इन द अर्ली डेज इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. पुराने डेज़ में, अर्ली डेज़ में ना, अगर हमें पीपल को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना होता तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देता था. पीपल को चल कर जाना पड़ता था, ठीक है, मतलब पीपल को चल कर जाना पड़ता था लॉन्ग डिस्टेंसेस तक. और वो एनिमल्स को यूज़ करते थे अपने गुड्स को कैरी करने के लिए, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता था. लेकिन क्या हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट था वो ईजियर हो गया. टाइम जैसे जैसे बीतता गया डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए ना. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पहले कहाँ थे गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया. लेकिन अगर आज भी आप देखोगे ना तो कुछ लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के यूज़ में, कुछ एनिमल्स को यूज़ करते हैं. ये देखिए हाउस कार बना रखा है एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. उसके बाद यहाँ बता रखा है हमारी कंट्री में डोंकीज, म्यूज, बुलॉक्स, कैमल्स को यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट गुड्स को कैरी करने के लिए. एंडीज माउंटेन जो है साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे लानास को यूज़ किया जाता है और तिब्बत में याक्स को यूज़ करवाया जाता है. जो अर्ली ट्रेडर्स होते थे, ठीक है, द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया. जो अर्ली ट्रेडर्स होते थे, जो अदर कंट्रीज से आते थे, उनको इंडिया पहुँचने में मंथ लग जाते थे. क्योंकि हमें पता था, क्योंकि पैदल चलते थे पहले लोग. लेकिन अपनी इतनी दूर की कंट्री से इंडिया आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था, तो इसलिए या तो वो सी रूट को फॉलो करते थे या लैंड रूट को लेते थे, सी रूट या लैंड रूट को लेते थे. और ये तो आपको पता ही है कि जो एरोप्लेन्स हैं उन्होंने जो ट्रैवल है उसको फास्टर बना दिया है. अगर आपको इंडिया से यूरोप जाना है या यूरोप से इंडिया आना है, सो आपको सिर्फ 6 to 8 आवर्स ही लगेंगे. तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका टाइम भी बचाती है और एनर्जी भी बचाती है ना. तो हमने क्या देखा, पहले के लोग को पैदल चलना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपके टाइम्स को भी सेव करता है और आपकी एनर्जी को भी सेव करता है. जो ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के हो सकते हैं. एक एक करके हम पढ़ेंगे. सबसे पहले रोडवेज क्या है, रोड जो आपके घर में, जो आपके सामने रोड जिस पर आप चलती हो वही तो रोड है. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जाना है तो आप रोड्स को ही प्रेफर करते हो. दे कैन बी मेटल्ड, पक्का, एंड अनमेटल्ड, कच्चा. जो रोड्स होती हैं वो मेटल भी हो सकती हैं, यानी कि पक्की भी हो सकती है, और अनमेटल भी हो सकती है, कच्ची भी हो सकती है. द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड. जो प्लेन्स हैं वहाँ पर एक डेंस नेटवर्क है रोड्स का. अगर आप प्लेन्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रोड देखने के लिए मिलेगी. रोड्स हैव ऑल्सो बीन built in terrains like deserts, forests and even high mountains. लेकिन जो रोड्स हैं आपको प्लेन्स में तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जैसे डेजर्ट हो गए, फॉरेस्ट हो गए, हाई माउंटेन्स हो गए, वहाँ पर भी आपको रोड्स को देखने के लिए मिलेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मनाली लेह हाईवे है हिमालय माउंटेन्स में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड का हाईएस्ट रोडवेज कौन है, मनाली लेह हाईवे, जो कि हिमालय माउंटेन्स में है.
उसके बाद यहाँ बता रखा है जो रोड अंडरग्राउंड बनाई जाती है वो होती है सबवेज, अंडरपाथ। अंडरपाथ क्यों बोला गया है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड बनाई गई है। और जो रोड रेल स्ट्रक्चर से बनाई जाएगी उसे हम कहते हैं फ्लाईओवर्स। गए होंगे ना फ्लाईओवर्स पे, जो बड़े बड़े ऊंचे स्ट्रक्चर्स पे बनाए जाते हैं वो होती है फ्लाईओवर्स। तो रोडवेज के बारे में हमने बात कर ली। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अगर आपको जाना है तो आप रोडवेज को यूज़ करते हैं, रोड को यूज़ करते हैं। ये डू यू नो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज दोनों हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंडिया का वो क्या है कि एक्सप्रेस वेज को कंस्ट्रक्ट करवाना। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये एक एक्सप्रेस वेज है। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो किस किस को कनेक्ट करता है? वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्या करता है? कनेक्ट करता है। अगर आपको उसको इजी वे में याद रखना है तो आप याद कर सकते हो DMCK से। डी से दिल्ली, M से मुंबई, C से चेन्नई और K से कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर किस किस को ज्वाइन कनेक्ट करता है? DMCK को। ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। ये देखो रोडवेज पक्की भी हो सकती है मेटल, और रोडवेज कच्ची भी हो सकती है अनमेटल। उसके बाद सेकेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है हमारा? रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। तो जो रेलवेज है वो हैवी गुड्स को कैरी करता है और पीपल को भी कैरी करता है अगर उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाना है, क्विकली और चीपली, सस्ते में भी काम हो जाता है रेलवेज में। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव बीन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया? हेल्प करी स्पीडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो इससे क्या है, जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्पीडी हो गई। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनको यूज़ किया गया स्टीम इंजन को हटाकर। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक जर्नी फास्टर। कुछ प्लेसेस में तो जो सुपर फास्ट ट्रेन थी, मतलब बहुत जो तेज़ी से ना ट्रेन चलती थी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जिससे जो जर्नी है वो फास्ट हो जाए। होती है ना जो तेज बहुत बहुत फास्ट चलती है, जैसे रानीखेत एक्सप्रेस, इस तरीके से। जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है प्लेन एरियाज़ में। रोडवेज़ की तरह ही रेलवेज भी प्लेन एरियाज में वेल डेवलप्ड है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेनियंस ऑल्सो। देखो प्लेन एरियाज में तो है ही, ठीक है, रेलवेज का नेटवर्क, लेकिन अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे वहाँ पर भी आपको कुछ जो रेलवे लाइन है वो देखने के लिए मिलेगी। बट दीज आर फ्यूअर मच इन नंबर, लेकिन बहुत ही कम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। सो कहाँ पे इंडियन रेलवे नेटवर्क वेल डेवलप्ड है, कहाँ पर इंडियन रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट है? वो है एशिया। एशिया में इंडियन रेलवे नेटवर्क क्या है? लार्जेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेलवेज़ की हमने बात कर ली कि हैवी गुड्स और पीपल को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ही कैरी करता है। डू यू नो भी है कि द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर अबव सी लेवल एंड द हाइस्ट पॉइंट इज़ 5072 मीटर। यहाँ पे बता रखा है कि जो ट्रेन है जो कि जाइनिंग टू लहासा जाती है वो कितने एल्टीट्यूड तक रन करती है? 4000 मीटर तक अबव द सी लेवल। उसका हाईएस्ट पॉइंट वहाँ पर दे रखा है। सो रोड रेलवेज़ की बात हो गई कि क्या है। मैंने आपको बोला था कि एशिया में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, लॉन्गेस्ट है। एशिया में लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है जो, ठीक है, एशिया में तो लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कौन सी है तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। और ये किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग को जो कि वेस्टर्न रशिया में है, और व्लादिवोस्तोक को पैसिफिक कोस्ट में। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। उसके बाद थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटरवेज। ये यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले वाटरवेज को भी यूज़ किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो वाटरवेज होती हैं वो चीपेस्ट होती हैं ना वाटरवेज बहुत चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अगर आपको हैवी गुड्स ले जानी है सो आप वाटरवेज का यूज़ कर सकते हो।
जो वाटरवेज होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो नेविजेबल रिवर्स होती हैं और जो लेक्स होती हैं वहाँ पर यूज़ करी जाती है इनलैंड वाटरवेज। जो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है वो कौन कौन सी है? जो सम ऑफ द बहुत जो इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट लेक्स कौन कौन सी होती है? 5 ग्रेट लेक्स होती है वर्ल्ड में, ये आप गूगल पे चेक कर लेना। उसके बाद है जो अफ्रीका में रिवर नील है वहाँ पर भी इनलैंड वाटरवेज को यूज़ किया जाता है। जो मतलब आसपास ही नेविजेबल रिवर्स और लेक्स है वहाँ पर इनलैंड को यूज़ किया जाता है। अगर मैं सी रूट्स की बात करूँ, जो सी रूट्स होती है वो ओशनिक रूट्स होती है। अगर हमें इधर से उधर जाना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक तो वहाँ पर सी रूट्स को यूज़ होता है। मतलब शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अगर आप वाटरवेज के लिए जा रहे हो तो वो इनलैंड होगी। सी रूट्स और ओशनिक रूट्स मोस्टली क्या मर्चेंडाइज, मतलब मर्चेंट्स को अगर या ट्रेडर्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना होता है, गुड्स को पहुंचाना होता है तो वो सी रूट को प्रेफर करते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये जो रूट्स होती है ना सी रूट से किससे कनेक्ट होती है? पोर्ट से कनेक्ट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड के, आप अच्छे से कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वर्ल्ड के वो है सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो दे जानेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। केप टाउन का अफ्रीका में, सॉरी केप टाउन का अफ्रीका में, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इसको आप कर लेना। सो इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स में ये फ़र्क है। अगर मैं बात करूँ एयरवेज की, तो एयरवेज तो सभी जानते हैं, ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, 6 to 8 आवर्स लगेंगे आपको अगर आपको यूरोप टू इंडिया जाना है, इंडिया टू यूरोप जाना है। सो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। लेकिन ये एक्सपेंसिव है क्यों? क्योंकि इसमें ना हाई कॉस्ट फ्यूल्स लगते हैं, यहाँ पर बहुत हाई कॉस्ट के फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है। एयर ट्रैफिक इज adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote distant areas, especially where there are no roads and railways. तो मतलब इसमें क्या है, जो एयरवेज है वो एक्सपेंसिव है और ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसमें हाई कॉस्ट फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं और ये वहाँ के लिए बहुत यूज़फुल है जहाँ पे ना रोड्स नहीं है ज़्यादातर। अगर आपको डिस्टेंट एरियाज तक जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे? इसी को, एयरवेज को ही यूज़ करोगे। जो हेलीकॉप्टर्स होती हैं वो भी तो बहुत यूज़फुल होती हैं इनएसेबल एरियाज इन टाइम ऑफ कैलिमिटीज़। पीपल्स को बचाने, कई बार बाढ़ आ गई तो पीपल को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स ले जाए जाते हैं। तो किसका है? एयरवेज का ही तो है। उनको फूड, क्लोथ, मेडिसिन्स वगैरह देना, पीपल को रेस्क्यू करना, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। जो इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट से ही तो जाती हैं आपके प्लेन। जो एयरपोर्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो। तो ये जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं आपके इंडिया के, या फिर नहीं कुछ वर्ल्ड के। सो ये हो गया आपकी एयरवेज की। एयरवेज क्या होती है? फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है। आपको बस इसमें यही याद रखना है। ये देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर। उसके बाद हमारा जो थर्ड हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना था? कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखो इसमें कम्युनिकेशन के बारे में क्या बता रखा है। तो कम्युनिकेशन, एक मिनट, यस। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। मतलब दूसरों को मैसेजेस पहुंचाना, वही क्या है? वही कम्युनिकेशन है। और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस ने क्या करा? न्यू और फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाए। और यहाँ पर बस यही बता रखा है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसमें ये फालतू चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपके एग्ज़ाम के आने के वाइज से बात करूं, सो आपको करनी है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको याद करना है मास मीडिया की। मास मीडिया क्या होता है? देखिए हमें पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जो हमें एक दूसरे से मैसेजेस कन्वे करनी होती हैं तो वो होती है कम्युनिकेशन। लेकिन हम किससे हम मैसेजेस को एक दूसरे तक कन्वे करते हैं? न्यूज़पेपर से, फ़ोन से, टेलीविज़न से, इन्हीं सब से तो करते हैं। सो इन सब को, ये सब कहलाएगी मास मीडिया। तो ये सब क्या कहलाएगी? मास मीडिया। जो सैटेलाइट्स थी उन्होंने भी कम्युनिकेशन को फास्टर बना दिया है। सैटेलाइट्स जो है वो आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट, डिज़ास्टर वार्निंग, इन सब के लिए भी हेल्प करती है। और आप देखते हो ना, हम यहाँ पर बैठकर अमेरिका, मुंबई, इन सब
एक जगह से दूसरी जगह तक वह हम हमारे घर पर ही बैठकर हम एक ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ़ इंटरनेट की वजह से ही तो यहाँ पे बता रखा है वायरलेस टेलीफ़ोन कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आजकल स्मार्टफ़ोन्स चल गए हैं ना, पहले सेल के फ़ोन थे उसको हटा के आजकल स्मार्टफ़ोन चल गए। आप आजकल आप देखोगे सबके पास स्मार्टफ़ोन्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बता रखा है कि आप घर पर बैठकर क्या है सिनेमाज़ की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट के थ्रू आप सिनेमा में क्या है सिनेमा के टिकट्स को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। सो कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम दूसरों को मैसेजेस पहुँचा सकते हैं। किससे पहुँचा सकते हैं? न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, फ़ोन से। और ये सारे इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम कहेंगे मास मीडिया। यहाँ से मैं आपको समझा दूँगी। देखो, पहले के जो लोग होते हैं अर्ली लोग, वो एक दूसरे से मिलकर फिर उनको क्या है मैसेजेस पहुंचाने होते थे। फिर थोड़ा टाइम बीतता गया तो वो पिजन्स का यूज़ करने लगे ना पिजन्स का यूज़। ठीक है, देखो पहले ह्यूमंस को खुद आकर मिलना पड़ता था, फिर धीरे धीरे पिजन्स को यूज़ करने गया। एक गाना है ना कबूतर जा, वो उसके लिए भी पिजन्स को यूज़ करने लगा। फिर पोस्टमैन आए, न्यूज़पेपर्स आए, फिर ये यहाँ पर बता रखा है यहाँ पर टीवी का एक मोड आया और सैटेलाइट्स जो कि आज यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ बता रखा है, यहाँ पर भी यही बता रखा है कि नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम। ठीक है, तो हम घर बैठे होटल की टिकट्स को बुक करवा सकते हैं with this kind of interconnectivity of people, services and institution across the world. We are a large global society। तो यहाँ पर यही पता रखा है कि पूरी जगह जगह पर क्या है आपका कम्युनिकेशन फैल चुका है। हम कम्युनिकेशन क्या है दूसरों को मैसेजेस दूसरों के पास मैसेजेस को कन्वे करना है, वही क्या है कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमने क्या देखी? सेटलमेंट्स के बारे में देखी, परमानेंट होती है और क्या होती है टेम्पररी होती है। और हमने देखी ट्रांसपोर्ट के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में बात करी, वाटरवेज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी कि कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे को मैसेजेस पहुँचाना ही कम्युनिकेशन है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। थैंक यू।